हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूआरडी एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे। ठीक है। और आज की जो क्लास है वो मैराथन वीडियो है। मैराथन वीडियो मतलब एक वीडियो में संपूर्ण चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और ये मैराथन वीडियो की शुरुआत है और ये आगे आ करके सभी फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायो सभी चैप्टर की पूरी कंप्लीट वीडियो आएंगी। और एक मैराथन 3 मैराथन वीडियो और शूट किए जाएंगे जो शायद यूट्यूब में किसी ने किया हो, और उसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको मिला करके मैराथन वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो ये उन मैराथन वीडियो की पहली कड़ी है। और हम चाहेंगे कि इसको प्रमोट भी करना है, और खासकर बांदा वालों के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि बांदा में एक ऐसा यही प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास से प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो उम्मीद करेंगे और सब बच्चों से यही कहेंगे कि रफ पेन निकाल के बैठ जाओ। ठीक है। और पढ़ो। और जिस जो चैप्टर ये पढ़ चुके हैं उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि एक बार रख लो उस वीडियो को, ठीक है, 2x की स्पीड में लगा लो। जो तुम पढ़ने के बैठोगे 3 घंटे में रिवीजन कर पाओगे वो हम रिवीजन करवा देंगे वही आधे घंटे में। ठीक है। तो सब बच्चों से यही कहेंगे, ठीक है, रफ पेन निकाल लो और ठीक है, और फोकस के साथ पढ़ना है। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का पहला चैप्टर। ठीक है। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और इसमें सबसे पहला जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ है रासायनिक समीकरण। चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है। इसमें देखते हैं। ठीक। देखो, रासायनिक अभिक्रिया इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक पदार्थ है, ठीक है, या कोई ये इसमें कुछ पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पदार्थ भरा हुआ है। मान लेते हैं ये है ए और ये है बी, और इनमें से ए पदार्थ भरा है और इसमें से बी पदार्थ भरा हुआ है। और इन दोनों को हमने मिलाया किसी एक दूसरे बर्तन पे। ठीक है। और जब इनमें मिलाया तो ये कोई पदार्थ बन रहा है सी। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है कि ए और बी दोनों को मिलाया और सी पदार्थ बन रहा है, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, यदि हम इसके थोड़ा ए के और बी के अंदर जाएंगे तो ये जो यौगिक हैं इनके परमाणु टूटे होंगे, इसके और इसके, और ये टूट करके फिर नए तरीके से जुड़े होंगे, तब जा करके कोई नया उत्पाद बना। इसका मतलब क्या है कि वे अभिक्रियाएं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए में हमने बी मिलाया और कोई पदार्थ क्या बन गया, सी बन गया। तो ये जो हो रहा है ये अभिक्रिया है, और ये जो हमने लिख दिया ये समीकरण है। मतलब अभिक्रिया एक प्रोसेस है, मतलब केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, बट केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रासायनिक समीकरण और ये है रासायनिक अभिक्रिया। मतलब क्या है कि दो चीजें जब मिलाई जाती हैं, जो तुम देख रहे हो कोई नया पदार्थ बन रहा है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। बट जब जो मिलाया जाता है, जो बनता है, और उसको जब लिखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि हमने ये मिलाया और ये बना, तो ये रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलोगे? वे रासायनिक अभिक्रिया या वे अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं के मध्य उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। अर्थात एक प्रकार के अणु दूसरे प्रकार के अणु में परिवर्तित होते हैं, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। मतलब क्या है कि ए और बी के जो परमाणु रहे होंगे वो टूटे और नए प्रकार का एक अणु का निर्माण किया, जिसको हम बोलते हैं सी, जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण का मतलब है ये कि अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद को उनके अणुसूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। थोड़ा समझना क्या है। जैसे हमने कहा था कि वहां पे ए और बी को हमने मिलाया तो क्या बना, सी। तो यहां पे एक वर्ड आया अभिकारक एवं उत्पाद। इनका अर्थ समझते हैं क्या है। जिस पदार्थों को मिलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक। किनको मिलाया गया था उसमें? हमने ए और बी को मिलाया, और किसमें मिलाया था? किसी दूसरे बर्तन में। क्या बना था? सी बना था। मिलाया किसको किससे गया था? ए और बी को। तो जिसको मिलाया जाता है, जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक। और बना क्या हमारे पास? सी। तो जो पदार्थ बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। तो अभिकारक क्या क्या होंगे? ए और बी।
जिनको मिलाया, बना क्या, सी, बनने वाले को हम बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। और इन अभिकारक और उत्पादों को उनके रासायनिक समीकरण और उनके संकेतों द्वारा लिखने पर जो समीकरण मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद को उनके अणुसूत्रों एवं संकेतों के रूप में लिखने से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है। और इसमें यदि और समझना चाहो तो कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारे पास है CuSO4। ठीक है, समझना, CuSO4। ठीक है, और CuSO4 में हमने Fe को मिला दिया। ठीक है, लेकिन समझोगे कैसे, ये एक घोल है। ठीक है, और ये किसका घोल है, CuSO4 का। CuSO4 में से हमने कुछ आयरन के टुकड़े, लोहे के टुकड़े डाल दिए इसमें से। ठीक है, ये Fe है। ठीक है, ये Fe है। जब इन दोनों को डाल दिया इसमें से तो कुछ अभिक्रिया होगी और ये घोल थोड़ा परिवर्तित होगा और क्या बन जाएगा, ये जो ये CuSO4 था वो बन जाएगा FeSO4 और प्लस Cu। कैसे बनेगा आगे समझोगे, बस यहाँ पे तुम्हें समझना है कि हमने मिलाया क्या क्या। हमने CuSO4 और Fe को मिलाया ना, जिनको मिलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। बना क्या, जब ये इसमें हमने मिलाया, थोड़े टाइम के लिए इसे छोड़ दिया तो इसमें से रासायनिक अभिक्रिया हुई और ये घोल चेंज होने लगा। किस में चेंज होने लगा, FeSO4 में और Cu में। मतलब जो Fe डाला था तो ये घोल FeSO4 में परिवर्तित होने लगा और नीचे क्या है, Cu की लेयर जमने लगेगी। ठीक है, और जो बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यहाँ समझना, ये जो यहाँ प्रोसेस हो रहा था ये है अभिक्रिया। जब अभिक्रिया को हमने लिख दिया और जो लिखने पर जो ये समीकरण मिल रहा है, इस समीकरण को हम बोलेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है और रासायनिक समीकरण एक क्या है, उसका प्रेजेंटेशन है जो रासायनिक अभिक्रिया को हम दर्शाते हैं। ठीक है, ये इसे समझना बस है तुम्हें। ठीक है, इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। देखो हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, हम पहचान भी तो आनी चाहिए ना कि कहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, कहाँ पे अभिक्रिया नहीं हो रही। बोल दे कोई कि देखो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रास्ते पे चल रहे हो बोल दे कोई यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, बता तो सको ना कि कहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह में तो तुमसे कोई सब कोई पागल बना लेगा कि देखो देखो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण हैं, यदि ये लक्षण तुम्हें दिख रहे हैं तो समझ जाना क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कौन कौन से, या तो जिनको मिलाया जाता है उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या तो ताप में परिवर्तन हो जाए, मतलब ठंडा मिलाया गर्म हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ताप परिवर्तन। या तो रंग में परिवर्तन हो, और या तो क्या हो, जब दो चीजें मिलाते हैं तो गैस निकलने लगे। यदि इन ये सब देखने को मिल रहा है तुम्हें कहीं पे, इनमें से कोई एक लक्षण भी देखने को मिल रहा है, समझ जाना वहां पे क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इनमें से एक एक को पढ़ते हैं। पहले नंबर में है अवस्था परिवर्तन। देखो यदि हम दो चीजों को मिलाएं और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो समझ जाना क्या हो रही है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे H2 प्लस O2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, यहां पे बनता है H2O। ठीक है, यहां पे देखना। अच्छा अभिकारक किनको किनको मिलाया गया, इनको मिलाया गया, बना क्या, ये बना। तो जिनको मिलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो ये है अभिकारक, और ये क्या हो गया यहाँ पे, उत्पाद। इस अभिकारक की थोड़ा अवस्था के बारे में समझ लो। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, एक गैस है, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी क्या है, एक गैस है। लेकिन जो H2O बना तो क्या वो गैस है, नहीं, वो क्या है, द्रव है। इसका मतलब क्या है कि गैस और गैस को हमने मिलाया, बना क्या, द्रव बन गया। अवस्था परिवर्तित हुई कि ना हुई, ये अभिकारक हमारा गैस पदार्थ था, उत्पाद हमारा क्या हो गया, द्रव हो गया। तो इसमें से देखने को मिल रहा है अवस्था परिवर्तन, देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो अभिकारक था वो गैस अवस्था में था, उत्पाद किस में हो गया, द्रव अवस्था में हो गया। और ये जो परिवर्तन देखने को मिला इससे हम समझ जाएंगे कि ये क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है,
इसके बाद देखना ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन क्या है? जैसे अच्छा ये घरों में भी देखा होगा, हमने एक एक कंटेनर लिया, इसमें भरा हुआ पानी, ठीक है, मतलब जल, और इसमें से हमने डाल दिया कुछ चूने के टुकड़े, ठीक है, ये ये अब क्या होगा? ये तो घरों में देखा होगा ना कि जब चूने में हम पानी डालते हैं तो क्या होने लगेगा? पानी खौलने लगेगा, ठीक है। खौलेगा क्यों? ताप तो कहीं ना कहीं से आया होगा। क्या इसको गर्म किया गया? नहीं गर्म किया गया, अपने आप क्या होने लगा? खौलने लगा। इसका मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में बढ़ोतरी होने लगी, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो लक्षण दिख रहे हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। मतलब कह सकते हो कि पानी में चूने को डालना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसको लिखेंगे कैसे? थोड़ा सा चूने में समझ लो, चूना है क्या। जब चूने को पहाड़ से हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। इसे हम पत्थर चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पत्थर चूना, ठीक है। कि जब ये पत्थर चूना है, इसको हम गर्म करते हैं तो CaCO3 को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होने लगती है। इस चूना पत्थर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी और बनेगा CaO। और इस CaO को हम बोलते हैं बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। और इस बिना बुझे चूने में जब पानी मिलाया जाता है, जब खाने के लिए देखे होगे तुम लोग अपने आस पड़ोस में चूना खाते हैं, तो चूना का पत्थर नहीं चबाते रहते हैं, ठीक है। चूना खाते हैं तो पानी में मिला हुआ चूना खाते हैं ना, तो उसमें से जब चूने में हम पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, और इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्योंकि ये चूना क्या हो गया? बुझ गया। पानी डालने से बुझ जाता है कि नहीं होता? आग ही बुझ जाती है ना, आग, वही यही वो भी होता है, बुझा हुआ चूना इसे बोलते हैं। लेकिन जब हम बिना बुझे हुए चूने में पानी डालते हैं तो इसमें से ताप निकलता है, ठीक है, ये प्लस ताप। और ये ताप ही क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ा रहा है, एक एनर्जी निकलती है जो ताप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कुछ हुआ? नहीं, यहाँ पे गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है ना। इसका मतलब क्या है कि इसे हम समझ सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकल रही है। यहाँ क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्यों? क्योंकि इसमें ताप निकल रहा है, मतलब ताप में बढ़ोतरी हो रही है। और इसको हम ठीक है, यदि हम इसमें लिखें ताप परिवर्तन का उदाहरण, उदाहरण लिखने के लिए आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उदाहरण का लिखना, क्योंकि यहाँ पे यह आ जाएगा कि ताप परिवर्तन का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो तुम्हें उदाहरण लिखना पड़ेगा। उदाहरण में क्या लिखोगे? CaO और प्लस H2O। अभी समझा ना, ये चूना है और ये क्या है? पानी है। जब चूने में हम पानी मिलाते हैं तो क्या होने लगता है? पानी खौलने लगता है। तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या बनेगा? ताप, ठीक है। और ये कैसे अभिक्रिया है? ताप परिवर्तन का, क्योंकि ये दोनों ठंडे होंगे लेकिन ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? गर्म हो जाएगा। तो ताप परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठंडे से गर्म, ठीक है। तो ये ताप परिवर्तन का उदाहरण हो गया। यहां देखना रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन मतलब दो चीजों को मिलाओ और उसमें रंग में परिवर्तन हो जाए तो समझ जाना क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। जैसे CuSO4 में हमने Fe मिलाया तो जो FeSO4 बना और प्लस क्या बना? Cu बना। और इस अभिक्रिया को तुम बस थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। यह अभिक्रिया कैसे हो रही है आगे समझ में आएगा। तो CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 और प्लस Cu, तो जो ये कॉपर सल्फेट होता है तो ये नीले कलर का होता है, ठीक है, नीले कलर का। और जो ये बनेगा आयरन सल्फेट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? हरे कलर का परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कलर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? नीले से क्या हो गया? हरा हो गया, ठीक है। और ये क्या है? रंग परिवर्तन का एक उदाहरण है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये सब अभिक्रियाएं याद होनी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। कि रंग परिवर्तन का उदाहरण लिखना तो लिख दो CuSO4 प्लस Fe, यहाँ पे FeSO4 बनेगा और प्लस Cu, और यहाँ पे नीचे मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें कि ये नीले कलर का होता है और ये क्या हो गया? हरे कलर का हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास रंग परिवर्तन का उदाहरण हो गया, ठीक। इसके बाद तुम्हें समझना है गैसों का निकलना।
गैसों का निकलना का मतलब क्या है कि तुम देखे भी होगे मूवियों में से, और तुम लोगों के लिए, ठीक है, ऐसे बैठना है ताकि समझ सको, ठीक है। तुम लोग ऐसे एक्टिविटी करोगे तो यहाँ पे तुम भी समझ नहीं पाओगे और सामने क्लास भी सही से नहीं चल पाएगी, ठीक है। तुम लोगों को थोड़ा सा सही से, तो पीछे बैठना हो पीछे बैठ जाओ, या तुम बाहर चले जाओ, ठीक। यहाँ पे समझना गैस का निकलना। गैस का निकलना क्या है, मान लेते हैं कि एक परख नली में से कुछ हमने टुकड़े रख दिए PbNO3 के, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, लेड नाइट्रेट होता है। और इसको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, यहां से यदि हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इससे कुछ गैस निकलने लगेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ था नहीं था, क्या है, केवल लेड नाइट्रेट है। और लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया, और गर्म करने से क्या होने लगी, गैस निकलने लगी है। और इसको जो गैस निकल रही है, जैसे कहीं से गैस निकल रही है, कुछ टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो समझ जाना यहाँ पे क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया का एक अभिलक्षण है गैस का निकलना, ठीक है। तो मूवियों वगैरह में भी देखते होगे कि कुछ चीजें मिलाई जा रही है, तो उसमें देखोगे कि प्रयोगशाला में से कुछ धुआं उठता रहता है, वो गैस निकल रही है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे अभिक्रिया हो रही है। तो गैस का निकलना ये हो गया, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, PbNO3, बहुत ज्यादा अभिक्रिया पूछी जाती है ये PbNO3। और इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये जो चिन्ह होता है वो गर्म का होता है, डेल्टा बना हुआ है, गर्म का चिन्ह है। और इसे हम क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या होगा यदि लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा। और लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, PbO। तो ये जो टुकड़े हैं ये कन्वर्ट होने लगेंगे PbO में, और इससे जो गैस निकल रही है तो NO2 और प्लस O2। मतलब ये जो गैस भूरे कलर की गैस होती है ये NO2 है, जो इस परख नली से ऊपर उड़ेगी, ठीक है। तो ये हो तुम्हारे पास गैस, तो ये गैस निकल रही है। ये जो चिन्ह होते हैं ऊपर की ओर, इसका मतलब होता है कि गैस के निकलने का। तो ये तुम्हारे पास एक गैस है जो निकलेगी, और एक गैस ये निकलेगी। यदि कहीं पर भी गैस निकल रही है तो समझ जाना क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के लिए तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ताप परिवर्तन पढ़े, अवस्था परिवर्तन पढ़ा, रंग परिवर्तन पढ़ा, और गैसों का निकलना पढ़ा। देखो ये चैप्टर जो है ये इसलिए पढ़ाया गया है ताकि तुम आगे आने वाले 3 चैप्टरों को समझ सको। तो अभिक्रियाओं के बारे में, अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में यहाँ समझाया जाएगा, क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर हैं वो केवल किस पे आधारित हैं, अभिक्रियाओं पे ही आधारित हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझने, क्या है रासायनिक अभिक्रिया ये समझ चुके हो, ठीक है। रासायनिक समीकरण है ये समझ चुके हो। रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के लिए जो उनके लक्षण हैं वो भी समझ चुके हो। क्या समझना है तुम्हें, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहाँ पे कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे, पहला जो है वो पढ़ोगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक पढ़ोगे संयोजन अभिक्रिया, एक पढ़ोगे तुम वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और कौन कौन सी पढ़ोगे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ोगे। देखो इस पूरे चैप्टर में से ज्यादातर जो पार्ट है वो अभिक्रियाओं के प्रकार का है, जो तुम्हें समझना है। विस्थापन अभिक्रिया, फिर कौन सा पढ़ोगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ोगे, और कौन सी पढ़ोगे, उष्माक्षेपी पढ़ोगे। ये पढ़नी है तुम्हें अभिक्रिया। और कौन सा पढ़ोगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ोगे। और कौन कौन सी पढ़ोगे, देखो यही चैप्टर में पढ़ना भी है। उष्मा शोषी हो गई, उष्मा छेपी हो गई, ऑक्सीकरण हो गया, और क्या हो गया, अपचयन हो गई। इतनी अभिक्रियाएं तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। ये जो अभिक्रियाएं हैं, और ये अभिक्रियाओं में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया क्या है ये भी पूछा जाएगा, यानी कि उदाहरण लिखने के लिए भी आएगा, या अभिक्रिया दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे दे दिया, मान लेते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख देते हैं A और B में, A+B+C। अब पूछ ले, कह दे कि बताइए कि मान लेते हैं कि और A और B और C कोई रासायनिक पदार्थ है, और जो ये अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तुम्हें बताना पड़ेगा। और ये रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि समझ गए, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया ज्यादा नंबरों में से,
और 5-6 क्वेश्चन दे दिया एक एक नंबर के, कितना आसान हो जाएगा नंबर लेना। अच्छे से समझना थोड़ा, ठीक है। सब लोग पेन और कॉपी निकाल करके बैठ जाएं, ठीक है। और इसको नोट भी करते हैं, जितना नोट कर सको नोट करना, नहीं तो वीडियो को पुश कर लिया वो कर लिया करो, ठीक है। सबसे पहले नंबर में तुम्हें पढ़नी है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो अभिकारकों को हम मिलाते हैं और एक उत्पाद बनता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या है कि लिख देते हैं हम, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक पदार्थ, अभिकारक तो समझते हो ना, जिनको मिलाया जाता है जिन पदार्थों को, उन्हें हम बोलते हैं दो अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कंडीशन है इसमें संयोजन अभिक्रिया में? संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, मतलब दो चीजों को मिला के क्या करना, एक कर देना। जैसे हम कह रहे हैं कि दो बुक्स हैं, एक है फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की, दोनों को हमें कंबाइन करना, इसका मतलब क्या है कि दोनों को एक किताब में बदल देना है। वैसे क्या है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना है, मतलब दो पदार्थों को क्या कर देना है, एक कर देना है। मतलब इसमें से, इसमें यह याद रखना है कि इसमें दो अभिकारक होंगे और केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे इस अभिक्रिया में, ठीक है। यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हम लिखें कि A प्लस बी दो पदार्थ हैं, उनको मिलाया तो क्या बन गया, C बन गया। इसमें अभिकारक कितने हैं, दो पदार्थों को मिलाया गया, अभिकारक हमेशा इसी साइड लिखा जाएगा, उत्पाद इस साइड लिखा जाएगा। यहाँ पे दो अभिकारक हैं और केवल क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। यदि हम इसमें उदाहरण की बात करें तो जैसे हमने सोडियम की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है Na+O2, तो ये क्या बन जाएगा, Na2O। ये बनता कैसे है, जिसको नहीं पता है वो इसकी हमारी वीडियो, पहली वीडियो है जिसमें हमने संयोजकता के बारे में पढ़ाया है और उत्पाद कैसे बनते, कैसे अभिक्रिया कराते हैं, ये उसमें है, ठीक। उसको पढ़ लेना। उसके बाद यदि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सोडियम और ऑक्सीजन मिलके Na2O कैसे बना दिए, तो जैसे सोडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो सोडियम की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ठीक है। तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बन जाएगा, Na2O, ये बन गया। तो संयोजकताएं आनी चाहिए और फार्मूला बनाना आना चाहिए, तब तुम्हें ये थोड़ा सा अभिक्रिया समझ में आएगी। तो Na+O2 क्या बन जाएगा, Na2O। तो अच्छा बताओ यहाँ पे कितने अभिकारक हैं, दो है ना, एक अभिकारक ये हो गया, एक अभिकारक ये हो गया, दोनों अभिक्रिया करके कितने उत्पाद बना रहे हैं, एक, एक उत्पाद बना रहे हैं ना। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, जिसमें से दो अभिकारक हो और एक उत्पाद हो। कहीं पे भी कोई भी अभिक्रिया मिल जाए जिसमें इस साइड दो अभिकारक हो और इधर एक उत्पाद बने, सीधा बोल देना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पढ़नी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ किसी बाह्य कारणवश, किसी बाह्य कारणवश, किसी बाह्य कारणवश दो या दो से अधिक उत्पाद में
परिवर्तित हो जाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब वो है अभिक्रिया, इसमें क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया में कंबाइन ही किया जाता है, मतलब दो पदार्थों को मिलाकर के एक पदार्थ बना दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, यह है वियोजन अभिक्रिया, इसमें से कोई एक पदार्थ होगा और दो या दो से अधिक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कह दो कि सर एक उत्पाद है, दो या दो से अधिक में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, जादू होगा क्या? तो जादू, जादू भी एक केमिस्ट्री ही है। ठीक है, जादू कहीं पे हो जाए समझ जाना, यहाँ पे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री लग रही है, बिना केमिस्ट्री के जादू नहीं होता है। मान लेते हैं जैसे हमारे पास PbNO3 है, अब ये टूटेगा दो या दो से अधिक पदार्थ में, ऐसे टूट जाएगा, मतलब रख दिया टूट गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कुछ ना कुछ बाह्य कारण होने चाहिए, बाह्य कारण की वजह से एक पदार्थ टूटेगा, ऐसे नहीं टूट जाएगा। वो बाह्य कारण क्या है, यहाँ पे तीन कारण तुम पढ़ोगे जिस वजह से अभिक्रिया होती है। पहला पढ़ोगे तुम ताप, दूसरा पढ़ोगे तुम विद्युत, और तीसरा पढ़े हुए सूर्य का प्रकाश। तीन कारण पढ़ोगे और तीन कारण में तुम्हें ये वियोजन अभिक्रिया बताई जाएगी। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है, सीधा समझ जाना कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि एक पदार्थ होगा, मतलब एक अभिकारक पदार्थ होगा, वो टूट जाएगा दो या दो से अधिक उत्पाद में से। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ कारण की वजह से टूटेगा। कारण कितने होंगे, तीन कारण। एक हो जाएगा ताप, ताप की वजह से क्या हो जाएगा, उष्मीय अपघटन, इसे हम बोलेंगे। अपघटन का मतलब क्या होता है, अपघटन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाना, उसे हम अपघटन बोलते हैं। ठीक है, जो ताप की वजह से हो जाएगा वो उष्मीय अपघटन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विद्युत अपघटन, और एक हो जाएगा प्रकाशीय अपघटन। जो उष्मा के कारण या ताप के कारण अपघटन हो, उष्मीय अपघटन। जो विद्युत के कारण अपघटन हो तो विद्युत अपघटन, और जो प्रकाश के कारण यदि अपघटन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पे समझते हैं हम थोड़ा सा आगे। ठीक है, उष्मीय अपघटन। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा वियोजन अभिक्रिया में, समझ लो थोड़ा सा, संयोजन और वियोजन को साथ में लेकर के समझना है। संयोजन का मतलब दो मिलाओगे एक बन जाएगा, वियोजन का मतलब एक लोगे किसी कारणवश वो दो या दो से अधिक में टूट जाएगा, वो वियोजन हो जाएगा। वियोजन तीन प्रकार का होता है, उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। अब इसमें से एक एक को पढ़ते हैं। उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, ठीक है, देखो समझो, उष्मीय अपघटन मतलब यहाँ पे उष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा किसी एक अभिकारक पदार्थ को दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, उष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे हमारे पास PbNO3 है, PbNO3 को हमने गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, PbO में, और NO2 में और O2 में। अच्छा, इसमें अभिकारक कितने हैं, अभिकारक एक है। ठीक है, उत्पाद कितने हैं यहाँ पे, बताओ तुम लोग, उत्पाद कितने इसमें, तीन है। ठीक है, एक ये उत्पाद, एक ये उत्पाद और एक ये उत्पाद, इसमें तीन उत्पाद हैं, मतलब एक अभिकारक तीन उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हुई बताओ, ऐसे बैठे जैसे सांप सूंघ गए हमें हैं। उष्मीय अपघटन मतलब कौन सी प्रकार की अभिक्रिया, वियोजन की संयोजन, वियोजन अभिक्रिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है वियोजन अभिक्रिया, समझ में आ रहा है। एक अभिकारक किसी कारणवश, ये कारण लिखा हुआ है, त्रिभुज ना समझ लेना, ये है ताप, केमिस्ट्री में ऐसा मिल जाए ताप है, और ताप PbNO3 को ताप दिया गया, तीन उत्पाद में परिवर्तित हो गया, कौन सी अभिक्रिया कहलाई, वियोजन अभिक्रिया। और ये डायरेक्ट पेपर में ऐसे आ जाएगा कि क्या होगा अगर लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा, तो तुम्हें क्या होगा ये आना चाहिए, मतलब ये अभिकारक से उत्पाद क्या बनेगा ये भी याद होना चाहिए, नहीं तो नंबर कटने तय है, समझ लेना। यहाँ पे देखो दूसरा उदाहरण, FeSO4, ये भी बहुत आता है। FeSO4 को गर्म किया जाएगा, क्या बदलेगा, कोई बता सकता है यहाँ पे, कौन बता सकता है,
क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। कितने अभिकारक हैं इसमें बताओ, 3 अभिकारक है कि 1 अभिकारक है? अरे ये अभिकारक, और उत्पाद कितने हैं, 1 अभिकारक से 3 उत्पाद परिवर्तित हुए। कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हुई, वियोजन। और वियोजन में किस प्रकार का वियोजन, उष्मीय अपघटन। तो ये उष्मीय अपघटन का एक ये उदाहरण हो गया। जो तुम्हें अच्छे लगे उनको याद कर लेना है, और आना सारे चाहिए, ठीक है। ये पोटेशियम क्लोरेट है। यदि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाएगा तो पोटेशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ कितने अभिकारक हैं, 1 अभिकारक है। उत्पाद कितने हैं, 2 उत्पाद हैं। कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, अब वियोजन में किस प्रकार का वियोजन, उष्मीय अपघटन हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। अब कह दो अब सर ज्वालामुखी यहाँ कहाँ से आ गया, ज्वालामुखी से आता है, ज्वालामुखी से नहीं आता है। ये ऐसा इसका अपघटन होता है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है वैसे, तो ये ज्वालामुखी पदार्थ जैसे ही होता है। मतलब इसको रख दोगे, इसको गर्म किया जाएगा तो ऐसे ये टूटेगा जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ हो, ठीक है। तो ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को यदि गर्म किया जाएगा तो ये क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने अभिकारक हैं, कितने अभिकारक हैं, उत्पाद कितने हैं, 3 उत्पाद हैं। कौन सी प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, वियोजन। मतलब 1 अभिकारक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद है, वियोजन, ठीक है। तो ये हो गया, इनमें से ये उदाहरण याद रखने। और ये अभिक्रिया क्या होगा, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या होगा यदि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाए, ये ताप दिया जाए। तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। और ये एक बात याद रखना, केमिस्ट्री में रिएक्शन के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन अच्छे से करना है। फिर आती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में से यहाँ पे किसी ना किसी को डिस्प्लेस किया जाएगा। अब देखना, जो रूल रियल लाइफ में होते हैं वो केमिस्ट्री में भी हैं, ठीक है। समझना कैसे, मान लेते हैं कि एक पदार्थ है AB, ठीक है। आराम से है ना AB पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और इसके साथ हमने C को मिला दिया। समझना थोड़ा सा, AB है और C, तो यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले को देखो, जब कभी भी ये बताया होगा, जब यौगिक बनता है तो पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है। और हमेशा जो इसमें विस्थापन अभिक्रिया में देखना, तुम्हें पहले वाले को देखना और इसको देखना है। मान लेते हैं कि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। समझना, अधिक क्रियाशील है, एक कम क्रियाशील। अब क्या होगा यहाँ पे, मान लेते हो तुम ही स्कूल में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे बेंच में 2 बच्चे बैठे हैं, इस बेंच में एक ये बैठा है और एक ये बैठा है। ये तीसरा पहुंच गया और ये कहता है मुझे इसी सीट पे बैठना है। और ये ताकतदार है, हट्टा कट्टा है, और ये कमजोर है। अब ये कहता है मुझे यहीं पे बैठना है। क्या होगा यहाँ पे, वो बेचारा उठ के चला जाएगा, क्योंकि जब ये जिद पे ही अड़ा है कि मुझे यहीं बैठना है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा तो फिर वो लड़ाई करेगा, लड़ाई में से हार ही जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो है किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अधिक ताकतदार है और ये कम ताकतदार है। अधिक ताकतदार कम ताकतदार को डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा, और इसके साथ कौन बैठ जाएगा, मिस्टर ये बैठ जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे होता है, अधिक क्रियाशील है ना और ये कम क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, मतलब ए दूर चला जाएगा और ए की जगह पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CB। यहाँ पे तो क्या समझ में आ रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील के पदार्थ को उसके यौगिक से ही विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना होगा तुम्हें क्रियाशीलता, ठीक है, क्रियाशीलता आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया को लिखना भी जरूरी है।
जिसको डिटेल में पढ़ना है वो चला जाए, तो एक विस्थापन द्विविस्थापन की अभिक्रिया अलग से है, ठीक है। ये वीडियो मैराथन वीडियो है और ये समझने के लिए और रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझना इसको थोड़ा सा। जैसे हमने यहां पे लिखा Na2O प्लस के, और यहां हम बता दिए कि के जो है अधिक क्रियाशील है और Na कम क्रियाशील है। यहां पे क्या होगा? के अधिक क्रियाशील है, Na कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील क्या करेगा? कम क्रियाशील को भगा देगा, मतलब विस्थापित कर देगा। और कम क्रियाशील कौन है? Na, तो Na बाहर निकल जाएगा, तो Na इधर आ गया, ठीक है, Na निकल गया। अब कह दो कि सर यहाँ पे 2 लिखा है, 2 जाना चाहिए, तो पहला वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा 2 क्यों नहीं जाएगा। यदि समझ में आ रहा है तो थोड़ा देर इंतजार करो, सब समझ में आने लगेगा। Na2O में से Na कम क्रियाशील है, तो Na बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पे? O बचा ना, और ये क्या बचा? K O के साथ अभिक्रिया करेगा, K O के साथ अभिक्रिया करेगा, तो कैसे अभिक्रिया करेगा? पहले किसको लिखा जाएगा? क्योंकि ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो पहले प्लस वाले को लिखेंगे K, और कौन अभिक्रिया करेगा? O के साथ। तो K की संयोजकता कितनी होती है बताओ? 1, और O की संयोजकता कितनी होती है? 2। क्या बनेगा? 2 का गुणा इधर होगा और 1 का इधर होगा, तो 2 का गुणा हुआ तो K, और ये 2 है ना, तो नीचे रहेगा, और इधर पे क्या बचा? O, K2O प्लस Na। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है? अधिक क्रियाशील जो पदार्थ होगा वो कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित करने का मतलब क्या है? दूर कर देगा, और यह अभिक्रिया क्या कहलाई? विस्थापन अभिक्रिया कहलाई, ठीक है। इसमें से कुछ और देते हैं, क्वेश्चन करना, ठीक है। तुम लोग जल्दी करना, ठीक है। CaCl2 प्लस Na, ठीक है, लेकिन हम नहीं बताएंगे कौन अधिक क्रियाशील है। अब कह दोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, और इसको पता होने के लिए एक श्रेणी आनी चाहिए, सक्रियता श्रेणी। जब सक्रियता श्रेणी आ जाएगी तुम ये अभिक्रिया कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें सक्रियता श्रेणी में क्या है? यह है सक्रियता श्रेणी, ठीक है।
तो ऊपर से जब नीचे की ओर आओगे तो सक्रियता घटेगी, सक्रियता का घटता क्रम। जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे सक्रियता घटेगी, तो इसका मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा ऊपर है वो सबसे ज्यादा सक्रिय, मतलब सबसे ज्यादा ताकतदार है। नीचे जैसे जैसे आते जाओगे सक्रियता कम होने लगेगी। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, के, और सबसे कम एयू। सबसे ज्यादा के से कम सक्रिय कौन है, एनए से कम सीए से कम एमजी से कम एएल से कम जिंक। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो एयू से ज्यादा एजी से ज्यादा एचजी से ज्यादा सीयू। मतलब ये क्या होने लगेगी, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे सक्रियता बढ़ने लगेगी। अब इस सक्रियता श्रेणी तुम्हें याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो इसको कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगी। और यदि निमोनिक्स से याद रखना है, कुछ निमोनिक्स खुद से बना लेना, ये तो हमारे निमोनिक्स देखना हो। जैसे इसको ऐसे याद रखना, काला नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं, क्यों हाजी एजी एयू। ऐसे याद कर सकते हो। काले नाना की कहानी याद रख लेना। बुरा मत मानना कोई कि हमारे नाना को काले बोल रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के नाना को मान लेना, ठीक। काला नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं, क्यों हाँ जी ए जी और ए यू। और ऐसे याद कर सकते हो पूरी सक्रियता श्रेणी, ठीक है। अब इस सक्रियता श्रेणी में क्या क्या देखना है, तुम्हारे सामने अभिक्रिया क्या है, Na और यहाँ पे Ca, तो इसको देखना, इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे फोकस यहीं पे होना चाहिए, ठीक। Na कहाँ पे है, इधर पे, और Ca कहाँ पे है, इधर पे। तो अब बताओ Na ज्यादा सक्रिय है कि Ca। Na, क्योंकि Na क्या है, ऊपर है, और Ca क्या है, नीचे है। तो Ca को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कम सक्रिय, और Na क्या है, अधिक सक्रिय, ठीक है। ये अधिक सक्रिय है। तब क्या होगा, अधिक सक्रिय क्या करेगा, कम सक्रिय को विस्थापित कर देगा। मतलब Ca कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो Ca को हम इधर निकाले दे रहे हैं, ठीक है। ये Ca चलेगा इधर, बचा क्या, Na और Cl। अब NaCl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो सबसे पहले हम Na लिख देंगे, और इधर पे हम क्या लिख देंगे, Na की संयोजकता Cl की संयोजकता समान संयोजकता कट जाएंगी, दो बोल रहे हैं Cl की। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस Ca, ठीक है। और एक अभिक्रिया करना, इसमें या इसमें हम थोड़ा सा करा दे रहे हैं जिंक की, ठीक है। थोड़ा सा यदि हम इसे देखें, यहां पे बताना तुम्हें देखना है MgCO3 प्लस Zn। तुम्हें Zn को देखना है और Mg को देखना है। तो Zn कहां पे है, इधर पे, और Mg किधर है, ऊपर। तो बताओ Mg ज्यादा सक्रिय की Zn, Mg ज्यादा सक्रिय। तो ये Mg ज्यादा सक्रिय है, अधिक सक्रिय, और ये क्या है, कम सक्रिय। अच्छा ये बताओ, कम सक्रिय अधिक सक्रिय को विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। मान लेते हैं कि इधर पे दो व्यक्ति थे, दो बच्चे थे इधर बैठे थे, एक ये है और एक ये है, दोनों हट्टे कट्टे हैं, और यहाँ पे एक दुबला पतला सा लड़का आता है, वो कहता है कि हट जाओ और नहीं तो फिर हम हटाएंगे। तो क्या ये हट जाएगा, नहीं हटेगा ना। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है और ये क्या है, कम ताकतवर है। लड़ाई में के रिजल्ट भी पता है क्या होगा, बैठ नहीं पाएगा। वैसे यहाँ पे है, कम सक्रिय है ना, ये अधिक सक्रिय है, क्या विस्थापित कर देगा, नहीं कर पाएगा। जब विस्थापित नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अधिक सक्रिय ही कम सक्रिय को विस्थापित कर पाएगा,
ठीक है, कम सक्रिय अधिक सक्रिय को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में से, ठीक है, सबसे पहले देखो है क्या ये अभिक्रिया। मान लेते हैं कि एक पदार्थ है ए बी और एक पदार्थ है सी डी, और यहाँ पे अभिक्रिया हम इन दोनों को करा रहे हैं। ठीक है, ए बी और यहाँ पे सी डी। क्या यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा अधिक सक्रिय कौन है। ठीक है, यहाँ पे तो दो पदार्थ हैं, इधर भी दो पदार्थ हैं। ठीक है, और ये दो यौगिक मिलकर के अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम आयनों में पहले कन्वर्ट करेंगे। पहला वाला क्या होता है प्लस का, और दूसरा वाला क्या होता है माइनस का। तो ये ए प्लस का है और बी क्या है माइनस का। वैसे सी है, ये सी प्लस का और डी क्या होगा माइनस का। ये प्लस और ये माइनस, मतलब इसका प्लस और इसका माइनस आपस में क्या कर देंगे अभिक्रिया कर देंगे। तो इसका ए और इसका डी ये मिलके क्या बना देंगे ए डी, और इसका प्लस, समझना थोड़ा सा, इसका प्लस और इसका माइनस ये दोनों अभिक्रिया कर लेंगे। तो ये प्लस माइनस ये बन जाएगा ए डी, और इसका प्लस और इसका माइनस ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे सी बी। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना ए डी और प्लस सी बी। बी सी मत कर देना क्योंकि बी यहाँ पे माइनस का और सी यहाँ पे क्या है प्लस का है। और इसी तौर पे तुम पढ़ोगे विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो रही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक पदार्थों के मध्य आयनों का विनिमय होता है। मतलब इसका प्लस उसके माइनस से अभिक्रिया करेगा और इसका प्लस इसके माइनस से अभिक्रिया करेगा और नए पदार्थों का निर्माण करेगा, और इसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको वीडियो रोक करके, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं उसे लिख लेना। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसके अभिकारकों के मध्य, जिसके अभिकारकों के मध्य आयनों का विनिमय होता है। आयनों का विनिमय होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जिसके मध्य आयनों का विनिमय होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ के बच्चे जो हैं वो अभिक्रिया करें अभी। ठीक है, इस अभिक्रिया को करके दिखाएं। NaCl प्लस KBr। ठीक है, बैठना बस नहीं है, जो यहाँ पे अभिक्रिया करा रहे हैं उसे करना भी है। ठीक है, नहीं तो यहीं पे हम बुलाएंगे, डंडा भी रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, NaCl, अब इसमें क्या करना है आयनों में कन्वर्ट करना है। मतलब Na किस में हो जाएगा Na प्लस, और Cl को कन्वर्ट कर देना आयन में Cl माइनस। और ये नहीं पता ना पहले वाला वीडियो देख लेना। ठीक, और K का क्या हो जाएगा K प्लस, और Br का क्या हो जाएगा Br माइनस। ठीक है, अब इसमें क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसका प्लस हो गई क्या अभिक्रिया हो गई, दिखाओ लाओ, इसका प्लस और इसका माइनस। ठीक है, इधर आओ। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, दिखाओ। सही है।
देखो Na प्लस बी आर माइनस, तो इसको हम साइड में करा देते हैं Na और बी आर। इसकी संयोजकता एक, इसकी संयोजकता एक, समान संयोजकताएं हैं, क्या बना लेगा NaBr और प्लस इसका प्लस और इसका माइनस, ठीक है। तो K की संयोजकता कितनी होती है बताओ, एक, Cl की एक, तो ये दोनों समान संयोजकताएं हैं ना, क्या बचेगा KCl। ये अभिकारक आयनों में टूटा, ये अभिकारक आयनों में टूटा, दोनों आयनों का इसका प्लस और इसका माइनस अभिक्रिया करके क्या बना दिए NaBr, और इसका प्लस और इसका माइनस अभिक्रिया करके क्या बना दिया NaKCl। तो इसका मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारकों के मध्य आयनों का विनिमय, विनिमय समझते हो क्या होता है विनिमय, तुम्हारे हाई स्कूल में भी है शायद, अर्थशास्त्र, अर्थ जो शास्त्र है तुम्हारे में, उसमें विनिमय पढ़ाया जाता है। विनिमय में क्या है, ये अपना प्लस देगा, ये अपना माइनस दे देगा, और ये अपना प्लस देगा, ये अपना माइनस देगा, मतलब एक चीज लेकर के दूसरी चीज दे देना, विनिमय होता, आदान प्रदान करना, वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया करना तुम लोग, MgBr2 प्लस KCl। Mg की संयोजकता दो होती है और ये प्लस का होता है Mg2 प्लस। सबसे पहले अभिकारकों को आयनों में परिवर्तित करना, देखो MgBr2 है, इसे हमें कन्वर्ट करना, Br क्या होता है माइनस का होता है, माइनस एक, K क्या होता है प्लस का, K प्लस, Cl क्या होता है माइनस, Cl माइनस। अब इसका प्लस और इसका माइनस आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो Mg Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो Mg की संयोजकता कितनी होती है दो, Cl की संयोजकता एक, ये यहाँ पे हो जाएगा, तो Mg और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2 प्लस, M कैपिटल बनाना समझ लेना, कैपिटल ही है, ठीक है। और KBr, इसका प्लस और इसका माइनस अभिक्रिया करेंगे, तो साइड में लिख लिया करो, K है और यहाँ पे Br है, इसकी एक और इसकी एक, समान संयोजकताएं कट जाएंगी, क्या बनेगा, किसी ने किया कि नहीं किया, दिखाओ, उड़ नहीं पाते। MgCl2 प्लस KBr, सही है, ठीक है, ठीक है, एक्टिव बनाए रहना है, ठीक है। हाई स्कूल में हो तुम लोगों के, जब हम यहाँ पे खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे अंदर तो हमसे ज्यादा वो एनर्जी होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। हम्म, हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में समझो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये क्या होती है, उष्मा क्षेपी मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन मतलब एक ऐसी अभिक्रिया, जैसे मान लेते हैं ये बोतल है, इसमें हमने कुछ पदार्थ मिलाया, बोतल तो अभी ठंडा है पानी इसका, इसमें हमने कुछ मिला दिया, अब ये गर्म हो गया, इसमें उष्मा निकली कि ना निकली, क्या इसमें आग मिलाई थी, नहीं ना, कोई पदार्थ मिलाया था, मान लेते कोई ठंडा ही पदार्थ मिला दिया, ये क्या होने लगा गर्म होने लगा, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, इसका ताप बढ़ा, मतलब ये गर्म होने लगी, उष्मा निकली, इसी को हम बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मतलब जब दो पदार्थों को में मिलाते हैं और उसका क्या होने लगे ताप बढ़ने लगे, मतलब गर्म होने लगे, उसे हम क्या बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है, वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तुम लोग थोड़ा सा कैमरे की तरफ इसमें देखते रहा करो, कहीं वीडियो रुक तो नहीं जाता है, ठीक है, जैसे वीडियो रुक जाए बता देना, ठीक है। यहाँ पे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसके फलस्वरूप क्या होने लगे ताप बढ़े, ठीक है, उष्मा बाहर निकले, उसे हम बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया,
और उसमें से सबसे पहले उदाहरण है वो है प्राकृतिक गैसों का दहन। दहन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जलाना, ठीक है, उसे हम दहन बोलते हैं। ठीक, जैसे CH4, ये मीथेन गैस है, दहन करेंगे तो यदि आग लगाते हैं तो ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती है, तो दहन भी ऑक्सीजन के साथ होगी। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो यदि उसका हम दहन कराते हैं वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में परिवर्तित हो जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, उष्मा। तो देखो ये अभिक्रिया हमने कराया, और ये अभिक्रिया जब हुई तो इसमें क्या निकला, उष्मा निकली, और उष्मा निकलने की वजह से ये अभिक्रिया क्या हो गई, उष्मा छेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, श्वसन, जैसे आप कह दो श्वसन क्या है, तो श्वसन भी अभिक्रिया एक प्रकार की उष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे उष्मा नहीं निकलती तो ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा का निकलना भी क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं ऊर्जा का निकलना भी उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये हो गई श्वसन। श्वसन में से ग्लूकोज है और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है, और यह अभिक्रिया होती है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे CO2 और H2O प्लस ऊर्जा बनती है। ठीक है, और ये हो गई उष्मा छेपी अभिक्रिया। उसके बाद आती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी क्या है, तुम लोगों को ना दिखे ना तो उधर बैठ जाओ, उस साइड, वहां से दिखने लगेगा, दिख रहा है कुछ। हम्म। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, इसका अभिक्रिया का मतलब है जो उष्मा का शोषण करे। उष्मा का शोषण का मतलब जिसको उष्मा चाहिए अभिक्रिया होने के लिए। मान लेते हैं कि इसमें से कोई पदार्थ मिलाया और वो अभिक्रिया करे, इसके लिए हमें उष्मा देना पड़े, तो वो हो जाएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है, वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए जिसको पूर्ण करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और उष्मा शोषी के कुछ ये उदाहरण हैं, और ये तुमने पढ़े भी हो कहाँ पे, ताप परिवर्तन में भी पढ़े थे। और ठीक है, और इनको थोड़ा सा कंप्लीट करना है। जैसे PbNO3 है, अभी अभिक्रिया कर चुके हो, क्या होगा बताओ, PbNO3 को गर्म करोगे क्या होगा, बोलो, PbO प्लस NO2 प्लस O2। इस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की आवश्यकता है कि नहीं है, इसलिए कैसी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा इसको बताओ क्या होगा, ये भी अभिक्रिया करा चुके हैं, CaO प्लस CO2। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, तो ये भी क्या है अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की आवश्यकता हुई, इस वजह से ये उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। HgO, इसको गर्म किया जाएगा तो Hg प्लस O2। ठीक है, FeSO4 बताओ क्या बनेगा, FeSO4 को गर्म किया जाएगा, ये हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये सभी अभिक्रिया किसका उदाहरण है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। और इन सभी अभिक्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, कि उष्मा छेपी अभिक्रिया के बाद उष्मा निकलेगी, और उष्मा शोषी जो अभिक्रिया करने के लिए उष्मा उसको चाहिए होती है। जैसे ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रियाओं को यदि उष्मा ना दी जाए इन पदार्थों को तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद आता है ऑक्सीकरण और अपचयन। ये क्या होता है, इसमें दो कंडीशन है, ठीक है। और जिसको ये ऑक्सीकरण अपचयन अच्छे से पढ़ना है बहुत डिटेल में,
तो 48 मिनट का एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ यूट्यूब में, उसको देख ले, ठीक है। उसमें एक एक करके समझाया गया है। ये मैराथन वीडियो है और रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है इसको। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, यार बच्चों को पता भी होगा, क्या होता है बताओ अंजलि, ऑक्सीकरण क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है ऑक्सीकरण। ऑक्सी वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीकरण, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का लगाना। लगाने का मतलब योग। इसमें दो कंडीशन होंगी, एक को याद कर लेना, दोनों याद हो जाएंगे, दोनों को याद करोगे दोनों भूल जाएंगे, ठीक है। हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्या। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि या तो क्या हो, या तो ऑक्सीजन का योग हो, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, और या क्या हो, या तो हाइड्रोजन का विस्थापन हो। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग और या हाइड्रोजन का विस्थापन। अब चयन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन का योग, और वहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का विस्थापन। इसमें हो जाएगा या तो ऑक्सीजन का विस्थापन, और इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन है, तो यहां क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग। अपचयन कहलाएगा। ऑक्सीकरण होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, ऑक्सीजन का या तो योग हो, या तो हाइड्रोजन का विस्थापन हो। तो इसको याद कर लोगे, वो याद हो जाएगी। इसमें क्या है, ऑक्सीजन का योग, तो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का विस्थापन। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का विस्थापन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। तो जहां पे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो, समझ जाना ऑक्सीकरण हो रहा है, या तो हाइड्रोजन विस्थापन हो रहा है। विस्थापन का मतलब फिर समझा रहे, विस्थापन का मतलब होता है उसका बाहर निकल जाना। मान लेते हैं कोई पदार्थ है XH2, ठीक है, XH2, और इससे क्या होगा, X अलग हो गया, H2 अलग हो गया। समझना, हम कोई भी पदार्थ ले लिए, XH2 है, इससे X और H2 अलग अलग हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास H था और इसके पास H नहीं रह गया, H निकल गया, विस्थापन हो गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, ये ऑक्सीकरण हो जाएगी, ठीक है। और इसको यहाँ से मत समझो, हम उदाहरण लाए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना, इसमें Cu प्लस O2 और यहाँ पे CuO, इसमें देखना, केवल इस पे भी थोड़ी नजर होनी चाहिए। इसमें इस Cu को देखो और इस Cu को देखना, अभी निगाहें यहाँ पे होनी चाहिए, इस Cu पे और इस Cu पे, ठीक है। ठीक, इन दोनों Cu में देखोगे, इसके पास ऑक्सीजन था, बताओ ऑक्सीजन है इसके पास, नहीं है। इसके पास ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, योग हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन का योग, और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसमें देखते हैं, इस Na को देखो और इसको देखो, इस Na में और इस Na में क्या अंतर है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है और इसके पास ऑक्सीजन अब आ गया है, मतलब ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं क्या हुआ, योग हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन का योग, और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की अपचयन, ऑक्सीकरण क्योंकि इन दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन के लिए देखना, इस Cu को देखो और इस Cu को देखो, निगाहें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इस Cu में और इस Cu में क्या अंतर है, इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, है, जुड़ा है ना ऑक्सीजन, और इसके पास क्या ऑक्सीजन है, नहीं है, मतलब इससे ऑक्सीजन हट गया है, मतलब विस्थापित हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का विस्थापन।
और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या पढ़ा था तुमने, ये यहाँ पे हमने लिखवा दिया है। ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक है, इसमें देखो इस जेड पे निगाहें होनी चाहिए और इस जेड पे होनी चाहिए। इन दोनों जेड में क्या अंतर है, इस जेड के पास ऑक्सीजन था बट अब इस जेड के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का योग हुआ कि विस्थापन, विस्थापन। ऑक्सीजन का विस्थापन, और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है, अपचयन। ऐसे सब बैठे हैं, जैसे बांध के बिठा दिया गया इनको बेचारों को, हैं? ऊर्जा होने, ऊर्जा दिखनी चाहिए बैठने में, हैं? कोई ऐसे बैठे हुआ है, कहा सोच रहे कि अच्छा खासा सर ने बुला लिया, हैं? मैराथन वीडियो क्या बना लिए, हम लोगों को बिठाए हैं, पढ़ना है, रिजल्ट लगाने इस बार। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया इसका नाम है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है रेडॉक्स। कौन कौन, अपचयन और ऑक्सीकरण। अब कह दो सर क्या बोल रहे हैं, कहाँ अपचयन कहाँ ऑक्सीकरण और रेडॉक्स, कहाँ है ये शब्द। अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या किया गया, अपचयन से मतलब रिडक्शन से आरईडी वर्ड लिया गया और ऑक्सीकरण से ओएक्स वर्ड लिया गया। तो आरईडी अपचयन से लिया गया था और ओएक्स ऑक्सीकरण से लिया गया, और ये शब्द क्या बना दिया गया, रेडॉक्स बना दिया गया। तो कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि शब्द में अर्थ छिपा हुआ है, यहाँ पे देखना है, मतलब रेडॉक्स में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों है। ठीक है, इसमें समझना क्या है, कैसे ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अच्छा यहाँ पे देखो Cu पे और इस Cu पे, दोनों पे निगाहें होनी चाहिए। इस Cu पे और इस Cu पे क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीजन इसके पास है लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ कि विस्थापन, विस्थापन। तो यहाँ पे लिख देना है ऑक्सीजन का विस्थापन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लिख देना है ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है, अपचयन। अब आधे बच्चों के दिमाग हैंग कर रहे होंगे, हैं, कि एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो नए बच्चे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हैं, क्या सब पढ़ना पड़ रहा है, सब्र बनाए रखना है, सब आने लगेगा। ये मैराथन वीडियो समझाने के लिए नहीं है, ठीक है, आपका तो समझाने के लिए नहीं, तो फिर रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है। वैसे घर पे जाकर के धीरे धीरे करके देखोगे तब आएगा। इस H2O में देखो और इस H2 में देखो, इसके पास ऑक्सीजन था, है, नहीं है, इसके पास है ना। तो इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ कि विस्थापन, योग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीजन का विस्थापन, लिख देना है, बाद में सोचना, जब लिखते हैं ना तो माइंड चलना चाहिए कि हाँ ऑक्सीजन का योग है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का योग। अब ऑक्सीजन का योग क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब आकाश बताएगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। ये वाली है, ऑक्सीकरण है कि अपचयन, ऑक्सीकरण। तो यहां पे तो लिखा है अपचयन है, तुम बता रहे ऑक्सीकरण, इसमें अपचयन भी लिखा हुआ है। मतलब ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, और जिसमें दोनों हो रहा है उसका नाम क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, और यहीं से हम तुम्हें बताते भी चलें, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें बताओ जल्दी से,
इस Zn को देखो और इस Zn को देखो, बताओ क्या हो रहा है। यहां पे ऑक्सीजन है लेकिन यहां पे नहीं है, तो ऑक्सीजन का विस्थापन हो रहा है कि योग, विस्थापन। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, इस सी को देखो और इस सी को देखो, इसमें सी में ऑक्सीजन नहीं है बट यहां पे आ गया, तो ऑक्सीजन का योग की विस्थापन, योग। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन का योग। और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। किस प्रकार की अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया को तुम ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हो, लेकिन तब तुम्हें अपचयन शो नहीं करना है। अपचयन की अभिक्रिया में शो कर सकते हो, तब ऑक्सीकरण शो नहीं करना। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया के तौर पे लिख सकते हो, जिसमें से दोनों हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस पे बताओ, इस Fe को देखो और इस Fe को देखो, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, अभी समझ लो दिमाग का ना हैंग करे, देखो यहाँ पे कलर भी ये चेंज होने लगे, बोर्ड का दिमाग हैंग हो रहा है। क्या हो रहा है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था बट इधर ऑक्सीजन आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। और इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स। देखो बोलने में भी अच्छा लग रहा है, रेडॉक्स। यहाँ पे देखना, अब इसके बाद फिर और कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा उड़ सकता है, लेकिन समझे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना समझ पा रहे हो। ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है, इसको समझना। देखो अभी तक अभिक्रिया का प्रकार था, अब पदार्थ पढ़ने। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसको पहले एग्जाम्पल समझा देते हैं फिर तुम्हें बताते हैं। अब यहाँ पे देख, इस अभिक्रिया में से, अच्छा ये बताना ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। ऑक्सीकरण तो कह दो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना, इसी में तो ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण हो वो क्या कहलाता है, अपचायक। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपचायक। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीकरण और अपचयन के कंसेप्ट को माइंड में बनाए रखना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन हो ही रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो उसे अपचायक बोलते हैं। और इसमें इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन हो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो क्या ऑक्सीकारक अपचायक एक अभिक्रिया है, नहीं, एक पदार्थ है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को अपचायक बोलते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, वही यहां पे लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। थोड़ा सा उल्टा होता है क्या, कि जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक होगा। ये पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, जैसे इस अभिक्रिया में हम आते हैं थोड़ा सा, इसमें देखो निगाहें कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल तेजी से। ठीक है, इस Mn को देखो और इस Mn को देखो। अच्छा बताओ कि इस Mn में ऑक्सीजन का योग हो रहा है कि विस्थापन हो रहा है, बताओ, ऑक्सीजन का विस्थापन। तो यहां हम लिख देंगे ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन का विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का विस्थापन, ऑक्सीजन का चला जाना, अपचयन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपचयन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इस HCl को देखो और इसमें देखो, आप कह दोगे कि सर इसमें देखें, थोड़ा सा निगाहें बदल लो।
इसमें भी हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं क्यों कंफ्यूज करें, वैसे भी इतना कंफ्यूज हो, दिमाग हैंग कर रहा है, बहुत देर से मेहनत हो रही है। इस HCl में देखना और इसमें देखना, तो यहाँ पे निगाहें हाइड्रोजन में करो और इस हाइड्रोजन में करो। इन दोनों हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, समझना। अब थोड़ा सा यहाँ पे किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, यहाँ पे दो चीजें बताना है कि ऑक्सीकारक क्या है, ऐसे ही लिख देना, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, MnO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है बताओ आकाश, इसका HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक। तो अपचायक में क्या लिख देना है, HCl। होशियार बन जाना है, ठीक है। अच्छा, अपचयन किसका हो रहा है, ये देखो, ठीक है, किसका अपचयन हो रहा है, MnO2 का, और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक में हम क्या लिख देंगे, देखो आने लगा ना, ऐसे ही आएगा, ठीक है, पूरी साइंस आएगी। यहाँ पे देखो फिर से एक रिएक्शन आ गई, इस N को देखो और इस N को देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको ऐसा करते, इसको हम बताते नहीं, कमेंट में लिखना, ठीक है। कमेंट में सब बच्चे जाकर के कमेंट में लिखना कि इस रिएक्शन में से कहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कौन है, अपचयन कौन है, अपचायक कौन है, ठीक है। इसमें जितना ज्यादा हो सके उसको लिखना, कोशिश करना कि परिभाषा भी लिख देना कमेंट में, ठीक है। परिभाषा लिखोगे तो आएगा, तो ठीक है, देखते हैं कमेंट में कौन कौन कितने होशियार हैं। फिर आ गई एक अभिक्रिया, इसमें थोड़ा देखा जाए, इसको भी करना, ठीक है। दो अभिक्रिया हम दे रहे हैं, जो नेक्स्ट मैराथन वीडियो होगा इनका उत्तर दिया जाएगा, उन बच्चों के कमेंट में हम नाम लेंगे, ठीक है, जो उत्तर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, संक्षारण क्या है, क्या है संक्षारण। ज्यादा नहीं बचा हुआ टॉपिक, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक। अब इतनी अभिक्रिया पढ़ ली है। संक्षारण, इसमें धातु की कोई एक परत है, ठीक है, मान लेते हैं ये धातु है, मान लो, ठीक है, फोन है वैसे, ये धातु है। अच्छा, ये किसके टच में आता है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, हवा में ऑक्सीजन है। अब हवा में जब रहेगा तो इसके जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इस जो धातु है, धातु के परमाणु के साथ अभिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और जब अभिक्रिया करेंगे तो कोई ना कोई उत्पाद बनेगा। समझना थोड़ा सा इसमें से, ये धातु है, ठीक है। धातु में हम लेते हैं कोई भी धातु, ठीक है। तो ये बताओ, जो धातु होती है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ही तो बनी है। ये धातु क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे और उससे मिलकर, तो यहाँ पे परमाणु होंगे, खूब सारे परमाणुओं से मिलकर बने हुए, इतने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है जिसे तुम गिनती नहीं गिन सकते हो, ठीक है, बहुत सारे परमाणु यहाँ पे मत गिन के बता देना कि सर इतने, ठीक है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, हवा है। तो ये क्या करेगा किसी एक परमाणु के साथ, मान लेते हैं ये Fe है, ठीक है, और ये Fe के साथ रिएक्शन करेगा, क्या ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा नहीं करेगा, ये Fe के परमाणु हैं, तो Fe के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, Fe2O3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जो ये Fe2O3 बनेगा, तो ये Fe का मतलब क्या होता है, लोहा, ये लोहे की एक छड़ है, और इसके ऊपर ऑक्सीजन, देखो हवा है तो ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है, और ऑक्सीजन के कण हैं जो इससे बार बार टकरा रहे हैं। तो Fe का परमाणु ऑक्सीजन के साथ, या Fe का जो अणु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है। तो क्या Fe2O3 लोहा है, नहीं है, लोहा तो Fe था,
ठीक है। Fe के अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिए तो कुछ ना कुछ क्या बन गया, यौगिक बन गया। तो ये जो Fe है, अब ये Fe किस में कन्वर्ट होने लगा, Fe2O3 में कन्वर्ट होने लगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी Fe के सरफेस में हैं सब O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाने लगेंगे, Fe2O3 बनाने लगेंगे। और ये Fe2O3 यहाँ पे जमने लगेगा कि नहीं जमने लगेगा, क्योंकि ये उत्पाद है। और ये जो जम जाता है वो क्या है, उसका कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण के द्वारा बना एक उत्पाद है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। और जब धीरे धीरे करके सभी Fe के पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो Fe2O3 बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये Fe2O3 लोहा नहीं है, और ये पूरे लोहे को क्या करने लगा, ये क्षरण करने लगा। मतलब जहां केवल Fe के अणु हुआ करते थे, अब उसमें एंट्री किसकी हो गई, ऑक्सीजन की हो गई। और ये धातु कमजोर होने लगेगी, मतलब क्षरण होने लगेगा। और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है तुम्हारी संक्षारण। तो संक्षारण क्या है, जब कोई धातु वायु या नमी के आसपास के रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आती है तो धातु के परत का क्षरण होने लगता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण जो पूछा जाता है जंग लगने का, इसी को हम बोलते हैं जंग। ठीक है, लोहे में जो जंग लगता है, इसको हमने क्लास में नाम भी बताया था, क्या नाम है इसका, क्या है, फेरिक ऑक्साइड। बता दें उसको, ठीक। यहाँ पे देखना, तो आयरन के संपर्क में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। और यदि लोहे को थोड़ा थोड़ा यदि जल मिलता रहे, ठीक है, कुछ वेपर पार्टिकल मिलते रहे, तो जंग और लगना बहुत आसान हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। घरों पे देखना, जहाँ पे जाली लगी, लोहे की जाली लगी हुई है, वो खिड़की लगी है, और यहाँ पे कूलर है, हवा देगा, तो जो इधर के आसपास की जो लोहे की छड़ें होंगी ना, उसमें ज्यादा जंग लग जाता है। क्यों, क्योंकि इधर की जो छड़ों में प्रॉपर क्या मिल रहा है, H2O के पार्टिकल भी मिल रहे हैं। ठीक है, और उसे ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है, H2O। सोने पे सुहागा है, और जंग लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा है। Fe तो था ही, ऑक्सीजन वर्ष से तो जंग लगने का काम हो ही रहा था, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, H2O बिना मांगे मिल रहा है, तो जंग लगेगा। इस दर पे क्या है, बहुत अच्छे से जंग लगता है, देखना। ठीक है, जंग का फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें पढ़ना है संक्षारण के बचाव। संक्षारण के बचाव तुम पढ़ ही लोगे। ठीक है, क्या करोगे लोहे में जंग लग जाता है, क्या करते हो, या तो उसमें से ग्रीस लगा दो, तेल लगा दो, ठीक है, तो जंग को रोका जा सकता है। या उसमें क्या कर दो, पेंट कर दो। यदि पेंट कर दोगे तब भी क्या हो जाएगा, संक्षारण को रोका जा सकता है। टिनीकरण का मतलब क्या है, यदि टिन की परत चढ़ा दी जाए तो धातु में संक्षारण को रोका जा सकता है। ठीक है, और ये जो संक्षारण है ये तीसरे चैप्टर में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है विकृत गंधिता। अच्छा, जो संक्षारण पढ़े थे वो ऑक्सीकरण था कि नहीं था, था ना, ऑक्सीजन का योग ही तो था। तो उस समय संक्षारण में किसका ऑक्सीकरण हो रहा था, धातु का। और विकृत गंधिता में किसका ऑक्सीकरण होगा, खाने का। अच्छा, खाना खाते हो तो उसमें से तेल वगैरह होता है कि नहीं होता है, सब एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खाना खाते हो। कार्बोहाइड्रेट भी एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, वसा भी क्या एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, और ये रासायनिक पदार्थों का जब ऑक्सीकरण होगा तो खाने की स्मेल चेंज हो जाएगी। खाने को यदि 2 दिन तक रखे रहोगे तो क्या हो जाएगा, एक ही दिन रख दोगे उसके बाद क्या होने लगेगा, खाना खाओगे तुम लोग, नहीं, क्यों नहीं खाओगे, क्योंकि उसका महक चेंज हो जाती है, चेंज होती है कि नहीं हो जाती है, और उसका स्वाद चेंज होता है। किसी ने खाया है सड़ा हुआ खाना खाया है, हाँ? नहीं खाया, टेस्ट करके देखना। ठीक है, खा देखो, उसने खा चुकी है, वो बता रही है। ठीक है, स्वाद पर चेंज हो जाएगा, सड़े हुए खाने का स्वाद बदल जाता है। ठीक है, तो विकृत गंधिता क्या है, इसे याद ही कर लेना। ठीक है, समझने के लिए इतना ही है कि जब किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक के लिए रखते हैं तो उस खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा का क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। और ये ऑक्सीकरण की वजह से उस पदार्थ का गंध और स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। नाम से समझ में आता है, विकृत मतलब खराब हो जाना, और गंधिता गंध भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसमें से गंध और स्वाद दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद है विकृत गंधिता को बचाओ। विकृत गंधिता से बचाव का मतलब खाने से सड़ने से बचाने के उपाय। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, वायुरोधी पात्रों में इसको रखा जाता है। खाना खुला रख दिया करते हो कि बंद करके रखा करते हो, है?
खुला करके रख दोगे ज्यादा समय तक तो जल्दी खाना सड़ जाएगा बंद रहने की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेटर में रखना। खाने को यदि फ्रिज में रख दिया जाएगा तो खाने की सड़ने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खाना सड़ना नहीं बंद हो जाएगा, जो खाना एक दिन में सड़ जाता था वो खाना क्या है 2 दिन तक सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, क्योंकि विकृत गंधिता की दर कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ताप कम हो जाता है और ताप कम होने की वजह से ऑक्सीकरण की दर कम होती है और ऑक्सीकरण की दर की वजह से विकृत गंधिता की दर कम हो जाती है। फिर क्या है, खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश से बचाना चाहिए। तो ये बताओ खाने को क्या करते हो, धूप में रखा करते हो कि बचाते हो धूप से, बचाते हो। ये तो खाना इसी जगह बनता है जहाँ पे धूप नहीं आती है? वो तो अचार तुम बनाया जाता है ना, ठीक है, अचार को हमेशा धूप पे रखे रहते हो हैं कि धूप पे रख दो, धूप आए रख दो अचार को, देखते हैं क्या होता है। खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, पैकिंग में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और नाइट्रोजन गैस भरने की वजह से विकृत गंधिता क्या हो जाती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब सड़ता नहीं है। जो पैकेट होते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं, नमकीन के पैकेट होते हैं, इनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, और इससे विकृत गंधिता नहीं होती है। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा समझ लो अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण क्या है, अवक्षेपण का मतलब है कि इसमें से कुछ ऐसा पदार्थ मिलाओ, ठीक है, घोल दो कि उसके बाद क्या होने लगे, एक पदार्थ अविलेय हो जाए जो नीचे जमा होने लगेगा, उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण। ठीक है, वो अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। जैसे दूध में से यदि नींबू निचोड़ दोगे तो थक्के बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं, जो थक्के होते हैं ना वो अवक्षेप की तरीके होते हैं। मतलब किसी पदार्थ में से ऐसा कुछ पदार्थ मिला देना जिससे एक अविलेय पदार्थ का निर्माण हो जाए जो उसमें न घुलता हो, उसे हम अवक्षेप बोलते हैं और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक है पढ़ना। ठीक है, कोशिश करते हैं, अगला वीडियो आएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी हमने कहा है कमेंट करना और कमेंट में कुछ आंसर देने, कुछ क्वेश्चन दिए हैं ना। ठीक है।